हाँ जी, अब आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्रोटीन फिंगरप्रिंटिंग। प्रोटीन फिंगरप्रिंटिंग जो है ये आप लोगों ने आई डोंट नो पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा इसके बारे में कभी। बेसिकली जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं दीज आर द स्मॉल फ्रेगमेंट्स जो कि यूज होते हैं, यूटिलाइज होते हैं टू चेक द प्रेजेंस ऑफ सिंपल एनी प्रोटीन। किसी को कहीं पे आप चेक करना चाहो कि कोई प्रोटीन जो है वो ऐसी फंक्शनल प्रोटीन मौजूद है जिसके अंदर कोई डोमेन है या फिर कोई मोटिव मौजूद है, तो उसके लिए फिंगरप्रिंट्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, फिंगरप्रिंट्स आर बेसिकली स्मॉल नॉन ओवरलैपिंग एंड अनगैप्ड सीक्वेंसेस। अब इसके अंदर क्या है कि आप लोग प्रीवियस जो सीक्वेंसिंग स्ट्रेटजी पढ़ रहे थे कि उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जब हम लोगों के पास बहुत बड़ा कोई ये मौजूद होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल, तो हम उसको स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में चेंज करते हैं और फिर उन स्मॉलर फ्रेगमेंट्स को जो कि एंजाइमेटिक होते हैं या फिर केमिकल से बनाए जाते हैं, फिर उन स्मॉलर फ्रेगमेंट्स को आगे हम ओवरलैप करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका ओवरऑल ए प्रोटीन का सीक्वेंस क्या है। अब इसके अंदर क्या है कि जब प्रोटीन फिंगरप्रिंट्स के और अंदर छोड़ दे। हाँ सही चल। प्रोटीन फिंगरप्रिंट्स के अंदर जो है वो आपके क्या किया जाता है कि जब आपके पास फॉर एग्जांपल जब आपने स्मॉलर फ्रेगमेंट्स कर लिए हैं तो उन स्मॉलर फ्रेगमेंट्स को हम आगे हमारे में पता है जब हमने स्मॉलर फ्रेगमेंट्स कर लिए हैं तो एक फ्रेगमेंट मौजूद नहीं है, देयर आर मिक्सचर ऑफ फ्रेगमेंट्स। ठीक है, फिंगर पेप्टाइड्स का मिक्सचर वहाँ पे मौजूद है। उन पेप्टाइड्स के मिक्सचर को फॉर आर ईज या हम लोग क्या करते हैं कि क्या ताकि हमारे पास डिटेक्शन जो है वो ईजी हो सके और हमें कंफर्म पता लग सके कि उसके अंदर कौन से प्रोटीन जो है वो मौजूद है, उसके लिए हम क्या करते हैं उसे क्रोमेटोग्राफी या फिर इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रोसीजर को यूज़ करते हुए, जैसे कि हमने लास्ट स्टेप में प्रीवियस स्टेप के बिल्कुल लास्ट में भी ये पढ़ा था कि हम लोग क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक या इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड को यूज़ करते हुए उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं अपने पेप्टाइड्स को। अब हमारे पास जो एक सैंपल है वो प्योरीफाइड सैंपल की फॉर्म में आ जाता है। जाहिर है जब उसके अंदर हम लोगों ने उसे क्रोमेटोग्राफी टेक्निक या इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ किया तो हमारे पास जो सैंपल आ रहा है या जो एक बैंड आ रहा है दैट विल बी ऑफ सिंगल पेप्टाइड, एक ही तरह के पेप्टाइड का। मे बी उसके अंदर मल्टीपल कॉपीज मौजूद हो मगर पेप्टाइड एक ही होगा, तो वो आपके पास क्या आ गया है, ये दैट इज प्योर सैंपल। अब उसके अंदर क्या है कि आपके पास ये जो आपके क्रोमेटोग्राफी टेक्निक और इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रोसीजर को यूज करते हुए जो पेप्टाइड्स के मिक्सचर में से सेपरेशन की गई है, उस पैटर्न को जो रिजल्टिंग आ रहा है, जो हमारे पास लास्ट में पैटर्न एक आ रहा है रिजल्टिंग पैटर्न उस और पेप्टाइड में है, इसको जो है ये हम यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड आउट टू फिगर आउट द प्रोटीन्स, बेसिकली कि हमारी प्रोटीन जो है वो कौन सी थी, किस किस्म की प्रोटीन थी जिसके ये सैंपल थे। ठीक है, फॉलोइंग डाइजेशन ऑफ अ प्रोटीन विद ट्रिप्सिन और अनदर रिएजेंट द रिजल्टिंग मिक्सचर ऑफ प्रोटीन कैन बी सेपरेटेड बाय क्रोमेटोग्राफिक और इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रोसीजर्स। सी टॉपिक्स B6 एंड B7 पीछे आप लोग ये टॉपिक्स पढ़ के आए हुए हो, उसने उनको रेफर किया कि आप उनमें देख भी सकते हो। The resulting pattern or peptide map is diagnostic of the protein from which the peptides were generated and is referred to as a protein's fingerprint। होता यह है कि अगर हमारे पास ओरिजिनल सैंपल नहीं है, हमारे पास सिर्फ पोली मिक्सचर ऑफ पेप्टाइड्स आया है, तो उसको हम इस काम के लिए यूज कर सकते हैं। उस टाइम पर हम पेप्टाइड मैप्स बनाते हैं ताकि हमें पता लग सके कि ओरिजिनली ये किस प्रोटीन से था। जब हमारे पास पहले प्रोटीन मौजूद है, उस प्रोटीन के अगर हम उसके अगर हम स्मॉलर फ्रेगमेंट्स बना रहे हैं तो हम ऑब्वियसली उसको दोबारा पेप्टाइड मैप बनाकर दोबारा उसको यूज़ नहीं करते या उसको हम वेरीफाई नहीं करते, बल्कि ऐसी प्रोटीन्स जो हमारे पास आ ही मिक्सचर ऑफ पेप्टाइड्स या स्मॉलर फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में रही हैं, उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। From which the peptides were generated and is referred to as the protein fingerprints। इनको हम protein fingerprints कहते हैं because they are used as diagnostic features, जिसकी वजह से हमें पता लग सकता है कि कौन सी प्रोटीन या कोई भी प्रोटीन मौजूद है। Comparison of protein fingerprints can be used to identify mutations in a protein as the altered amino acid may change the properties of one of the peptides। अब यहाँ पर इसको इस टेक्निक को यूज़ करने का एक तरीका बताया गया है। आप लोगों को प्रोटियोमिक्स का जब एप्लीकेशंस पढ़ाई गई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि म्यूटेशनल स्टडीज़ में हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब म्यूटेशनल स्टडीज़ क्या है, यहाँ पर आपके पास एक ऐसा दो सैंपल्स, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऐसा सैंपल आया है जिसमें कोई आपको पता है कि ये डिजीज पर्सन का सैंपल है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ऑलरेडी
अवेलेबल नॉर्मल पर्सन का जो हमारे पास प्रोटीन या पेप्टाइड मैप मौजूद है, उसके साथ हम आने वाले फिंगरप्रिंट को जो कि डिजीज पर्सन से लिया गया है या पेशेंट का आपके पास जो सैंपल आया है जिसके अंदर म्यूटेशन मौजूद है, उसके पेप्टाइड मैप के साथ उसे हम कंपेयर करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस लोकेशन के ऊपर ये मौजूद है। अब यहाँ पर लोकेशन कैसे पता लगेगी या ये कैसे पता लगेगा? ज़ाहिर है हमारे पास पूरी प्रोटीन नहीं है, स्मॉलर फ्रेगमेंट्स हैं। अब वो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स जहाँ पर कोई भी अमाइनो एसिड चेंज हुआ है, बिकॉज एवरी अमाइनो एसिड हैज़ इट्स ओन प्रॉपर्टी, इट्स ओन वेट, उसकी वजह से जहाँ पर वो इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रोसीजर या क्रोमेटोग्राफिक प्रोसीजर जब आप यूज़ करोगे तो वो अपना बाइंडिंग पैटर्न डिफरेंट शो करेगा फ्रॉम ओरिजिनल, या फिर जो अनम्यूटेटेड है या आपका जो सही पार्ट है उससे वो डिफरेंट पैटर्न शो करेगा, विच विल लीड अस के कौन से पार्ट के अंदर किस पेप्टाइड फ्रेगमेंट के अंदर जो है वो म्यूटेशन मौजूद है। उस म्यूटेशन को फर्दर स्टडी किया जा सकता है, फॉर एग्जांपल यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमेट्री, यूजिंग एडमिन डिग्रेडेशन। सीक्वेंसिंग करेंगे तो ओरिजिनल हमारे पास था, अब डिजीज पेशेंट जो है या डिजीज पर्सन जो है उसका हमें पता लग जाएगा कि कौन सा अमाइनो एसिड फर्क है। अच्छा, नेक्स्ट जो है दैट इज मास स्पेक्ट्रोमेट्री। प्रोटीन फिंगरप्रिंट्स की समझ आ गई होगी कि व्हाट आर प्रोटीन फिंगरप्रिंट्स और वो क्यों यूज किए जाते हैं। अच्छा, मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है ये आपका क्या है कि it is used to determine the mass of protein वेरी प्रिसाइसली। अब आपके प्रोटीन के मैसेज से आपको सीक्वेंस का अंदाज़ा हो सकता है, उसके अंदर मौजूद अमाइनो एसिड कॉम्पोजिशन का अंदाज़ा हो सकता है। इसी के अंदर मास स्पेक्ट्रोमेट्री में ही एक टाइप है दैट इज़ कॉल्ड टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री, या उसको एमएस भी बोलते हैं। वो किस तरह यूज़ की जाती है, उसको यूज़ करते हुए हमें प्रोटीन के सीक्वेंस तक का पता लग जाता है। पहले सिंपल मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, देन माल्डी टॉफ के बारे में बताया गया है, और फिर उसके बाद एमएस है इस टॉपिक में। अब हम स्टार्ट करते हैं एमएस से। एमएस सिंपल जो है वो मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है कि आप इसके अंदर जो है सबसे पहले आपके पास सैंपल होता है, सैंपल के अंदर सैंपल को आयनाइजेशन दी जाती है। आयनाइजेशन के डिफरेंट मेथड है, फॉर एग्जांपल माल्डी टॉफ जो एक है उसके अंदर आप सैंपल को मेटल प्लेट या फिर किसी भी प्लेट के साथ जो है वो आप इमोबलाइज करवाते हो, उसके ऊपर लेज़र बम्बार्डमेंट करवाते हो। लेज़र बम्बार्डमेंट से आपका जो सैंपल है उसके आइंस जो है वो सिंगल चार्ज हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज। और वो पॉजिटिव चार्ज जब आप उसके आयनाइज गैस की फॉर्म में वहाँ से मेटल आयन को या मेटल प्लेट को छोड़ते हैं, उससे अपना जो बॉन्ड है वो ख़त्म करके जब वो नेक्स्ट डिटेक्टर की तरफ जाते हैं तो उसकी वो जो फ्लाइट का टाइम है दैट इंडिकेट्स कि उसके अंदर कितने डाल्टन या कितने हैवी या कितने जो है वो लेसर वेट के अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि आपका इसके अलावा उसके अंदर जो है जो हाईली चार्ज हो गए उसका जाहिर है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट, और जो लोअर चार्जेस के होंगे उनका टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो डिफर करेगा। ठीक है, द प्रिसाइज mass of intact proteins and peptide derived from them can be determined by mass spectrometry। अब प्रिसाइज मैप है मैस है किसका, इंटैक्ट प्रोटीन्स का। ऐसी प्रोटीन्स जिनको जो ख़राब नहीं हुई या जिनको आप कह लो कि उनके अंदर की बॉन्डिंग नहीं ख़राब हुई हुई, एंड पेप्टाइड्स। और पेप्टाइड्स जो हम लोगों को पिछले स्टेप में मिले थे, ड्राइव्ड देम फ्रॉम derived from them can be determined by mass spectrometry। ठीक है, this is very sensitive technique that requires only very small amount of material। इसे बहुत थोड़ा amount material का चाहिए। The most commonly used mass spectrometric method is called matrix assisted laser desorption ionization time of flight spectrometry, माल्डी टॉफ हम इसको आम जो है वो बात जब करते हैं तो माल्डी टॉफ बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले मैट्रिक्स असिस्टेड जो है वो इसको कहा गया। मैट्रिक्स जो है वो आपकी प्लेट है, मेटालिक प्लेट, और या ऑर्गेनिक। अब इसको बनाया कैसे जाता है उस मेटालिक स्लाइड को। इन दिस मेथड पेप्टाइड्स आर फर्स्ट मिक्स्ड विद एन ऑर्गेनिक एसिड। सबसे पहले आपकी जो पेप्टाइड सैंपल है उसको ऑर्गेनिक एसिड के साथ मिक्स किया जाता है और फिर उसे ड्राई किया जाता है ऑन मेटल या फिर सिरेमिक स्लाइड। ये आपका जो है मैट्रिक्स असिस्टेड हो गया। द सैंपल इज देन ब्लास्टेड विद अ लेजर। उसके बाद उसे लेजर के साथ बम्बार्ड किया जाता है, which causes the peptides to be ejected from the slide in the form of an ionized gas।
ठीक है। अब लेज़र भी हो गया, लेज़र के अब आपको डिसॉर्प्शन और आयनाइजेशन की भी समझ आ गई कि क्या है, कि इन टर्म्स का उसके साथ ताल्लुक है, जो उसका पूरा मेथड है, प्रोसीजर है, उसके साथ इन ये एक-एक टर्म का उसके साथ क्या कनेक्शन है। व्हिच कॉजेस द पेप्टाइड्स टू बी इजेक्टेड फ्रॉम द स्लाइड इन द फॉर्म ऑफ एन आयनाइज्ड गैस इन व्हिच ईच मॉलिक्यूल कैरीज वन और मोर पॉजिटिव चार्जेस। अब हर मॉलिक्यूल के पास पॉजिटिव चार्ज है, एक हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अब जो आयनाइज्ड आपके पास पेप्टाइड्स हैं, उनको एक्सेलरेट किया जाता है, उनकी स्पीड तेज़ की जाती है। किस तरह तेज़ की जाती है? ज़ाहिर है जब वो पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो उनका जो डिटेक्टर होगा दैट शुड बी नेगेटिवली चार्ज, ताकि वो उसकी तरफ को मूव कर सकें। अगर वो पॉजिटिवली चार्ज ही होगा, तो ये आपके जो आइन्स हैं, ये ऑपोजिट साइड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट शुरू कर देंगे टुवर्ड्स मेटल या सिरेमिक स्लाइड। ये हम नहीं चाहते, हम डिटेक्टर की तरफ चाहते हैं, इसलिए हम डिटेक्टर जो है उसको नेगेटिव चार्ज उसको इस तरह से फील्ड दी जाती है कि वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। The ionized peptides are then accelerated in an electric field and fly towards a detector. The time it takes for them to reach the detector is determined by their mass and their charge. ठीक है। अब ये दो चीजें हैं जिससे उसका जो है वो डिटेक्ट होता है, कि उसका मास और चार्ज की वजह से उसका टाइम जो है टू टाइम टेकन टू रीच डिटेक्टर जो है वो मास टू चार्ज रेशो की बेस के ऊपर डिटेक्ट होता है। लार्ज पेप्टाइड्स मूव मोर स्लोली एंड मोर हाईली चार्ज पेप्टाइड्स मूव मोर क्विकली। लार्ज पेप्टाइड्स हैं तो वो स्लोली मूव करेंगे, स्मॉलर पेप्टाइड्स हैं तो वो जल्दी मूव करेंगे। लेकिन अगर लार्ज के ऊपर जो है वो लार्ज के अलावा और इसका दूसरा जो है वो आपके चार्ज पेप्टाइड्स भी हैं। चार्जिंग की वजह से भी अगर आपके पास उसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, डिटेक्टर के पास ज़ाहिर है नेगेटिव चार्ज एक जैसा है। सिर्फ आपके जो आइंस हैं उनके पास जो है चार्ज ज़्यादा या कम, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा या कम हो सकता है। जिसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा वो भी डिटेक्टर की तरफ ज़्यादा जाएगा, तेज़ी से जाएगा, और जिसके पास कम पॉजिटिव चार्ज होगा वो डिटेक्टर की तरफ आहिस्ता जाएगा। ठीक है। इसके बाद द प्रिसाइज मास इज देन डिटरमिन्ड बाय एनालिसिस ऑफ दोज पेप्टाइड्स विद अ सिंगल चार्ज। उसके बाद उनको प्रिसाइजली उनके मास को डिटरमिन किया जाता है उनके सिंगल चार्ज की बेस के ऊपर, कि उनके ऊपर चार्ज कितना था। If a mixture of tryptic peptides is used, then the resulting masses measured in the MALDI-TOF can be used to search protein sequence databases for matches. ठीक है। अब अगर आपके पास ट्रिप्टिक पेप्टाइड, काइमोट्रिप्टिक नहीं, सिंपल ट्रिप्टिक पेप्टाइड जो कि बेसिक अमीनो एसिड आर्जिनिन और लाइसिन के सी टर्मिनल वाली साइड से कट कर रहे थे, अगर आपने उन पेप्टाइड्स का मिक्सचर यूज किया है तो उनको हम आगे यूज कर सकते हैं प्रोटीन सीक्वेंस डाटा बेसिस के साथ सर्च करने के लिए, कि कितना वो मैच करते हैं, और उनके थ्योरेटिकल मैसेज को उनके साथ डिटेक्ट किया जा सकता है या फाइंड आउट किया जा सकता है। अच्छा जी, theoretical mass for all sorry, for matches with theoretical masses calculated for all trypsin based release peptides for all proteins in a sequence genome. ठीक है, इसको अब डेटाबेसेस के साथ सर्च किया जाता है। Thus the identity of the original peptide protein and its sequence can readily be determined by a combination of mass spectrometry and protein sequence database searching. ये इसकी वजह से हेल्पफुल हो जाता है कि हमारे पास जो है जो प्रोटीन सीक्वेंस डाटाबेसेस हैं और जो स्पेक्ट्रोमेट्री से आने वाला कॉम्बिनेशन हमें हमारे पास बन रहा है ट्रिप्टिक का, ट्रिप्टिक की वजह से हमें क्या है कि लास्ट का पता लग, यानी कि हमारे पास ये पता होता है कि आपके अमाइनो एसिड, यानी कि हमारे पास सीक्वेंसिंग पूरी कंप्लीट नहीं होगी। यहाँ पे जाहिर है पेप्टाइड का मिक्सचर मौजूद है। वो मिक्सचर जब आप प्रोटीन की डेटाबेसेस के साथ जिनके अंदर प्रोटीन उनके सीक्वेंसेस मौजूद हैं, तो उससे आप जब कंपेयर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये बेसिकली किस प्रोटीन के पेप्टाइड्स हमारे पास सैंपल में गिवन थे। ये ज़रा नेक्स्ट पेज पे फिगर है, पेज नंबर 80 पे, वहाँ पर ये जो है वो दिखाया भी हुआ है कि सबसे पहले आपकी मेटल स्लाइड के ऊपर सैंपल जो है वो शो किया गया है इन फॉर्म ऑफ स्मॉल सर्कल्स हैं, ओवल से एक शेप बनाई हुई है। उसके बाद वन स्टेप पे शो किया हुआ है कि लेज़र उसके ऊपर बम्बार्ड होती है, और सेकंड स्टेप पे आपके वो जो सैंपल है वहाँ से रिलीज हो जाता है फ्रॉम मेटल, और उसके बाद वो पॉजिटिव आइंस के साथ जो है वो एनालाइजर की तरफ को जाता है। उसके बाद इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में एन टू सी टर्मिनल शो किया गया है, और ये ऐसा ऐसा पेप्टाइड है जो कि ट्रिप्सिन से आपका
क्लीव किया गया था, क्लीव्ड विद ट्रिप्सिन, ठीक है। प्रोटीन डाइजेशन विद ट्रिप्सिन, masses ऑफ द रिजल्टिंग पेप्टाइड मेजर्ड बाय माल्टीटॉफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है वो उसको उससे नीचे इस फिगर की फॉर्म में शो किया हुआ है। जो मास टू चार्ज रेशियो है दैट विल इंडिकेट कि आपके यहाँ पर प्रोटीन जो है उसकी कॉम्पोजिशन किस किस्म की हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है नेक्स्ट स्टेप पे दस द आइडेंटिटी, अच्छा सॉरी, नेक्स्ट पैराग्राफ। अब इसी मेथड को के अंदर डायरेक्ट एक वेरिएशन की गई है जिसकी वजह से क्या होता है कि हम सीक्वेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अब वो वेरिएशन क्या है कि इसके अंदर टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री की गई है। टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री उसको कहा जाता है। A variation of this method can be used directly to determine the sequence of individual peptide। एक individual peptide का पेप्टाइड्स जो छोटे फ्रेगमेंट्स हैं प्रोटीन्स के उनको पेप्टाइड्स बोला जा रहा है, तो उनका सीक्वेंस को डिटरमिन करने के लिए हम एक इसका इसी का वेरिएशन यूज कर सकते हैं। मॉडिफाइड फॉर्म फॉलोइंग ट्रिप्सिन डाइजेशन ऑफ द प्यूरिफाइड प्रोटीन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ देयर मास बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री एज अबव। पहले आपने क्या किया कि ट्रिप्सिन के साथ उसकी डाइजेशन करवा ली थी, प्यूरिफाइड प्रोटीन की हुई भी थी, उसके बाद उसको मास स्पेक्ट्रोमेट्री ही के साथ मैसेज डिटरमिन हो गए। ईच पेप्टाइड इज फर्दर फ्रेगमेंटेड, उसके बाद हर पेप्टाइड को फर्दर फ्रेगमेंटाइज किया जाता है। Add the peptide bonds and the masses of these fragments measured in a coupled second mass spectrometer। और फिर उसके बाद उनको दोबारा से इसी मेथड के थ्रू कपल्ड मास स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू दोबारा से उनके जो है फ्रेगमेंट्स के मैसेज को डिटेक्ट किया जाता है। इसको हम टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं। अब इससे क्या फायदा हुआ कि जो पहला हमारे पास एक पेप्टाइड था उसके मजीद पेप्टाइड्स हमने फ्रेगमेंटाइजेशन की है, अब उसकी वजह से हमारे पास मजीद छोटे आ गए हैं। अब मजीद जो छोटे आए हैं उनके अंदर जब हम दोबारा उसके मैसेज फाइंड आउट करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, तो हमें जो है वो पता लग जाएगा कि कौन सा अमाइनो एसिड इसके अंदर मौजूद है। द मैस डिफरेंसेस बिटवीन द फ्रेगमेंट्स, अब दोनों डिफरेंट मैसेस के दोनों फ्रेगमेंट्स के दरमियान का जो मैस डिफरेंस है दैट विल इंडिकेट कि कौन सा अमाइनो एसिड मौजूद है। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि एक साइड जो होती है आपके यानी कि एन टर्मिनल वाली साइड से या सी टर्मिनल वाली साइड से सिंगल अमाइनो एसिड को ब्रेक किया जाता है। अब सिंगल अमाइनो एसिड जब ब्रेक होगा तो जाहिर है जो उसके माल्टीटॉफ में जो फर्क आ रहा है वो एक अमाइनो एसिड के खत्म हो जाने से जो चेंज आएगा वो डिटेक्टेबल होगा, और वो आपका जो उसका पार्शियल जो है वो कंस्ट्रक्ट बन रहा है क्योंकि वो एक सिंगल अमाइनो एसिड के बारे में बता देगा कि उस वो कौन सा था उसकी प्रॉपर्टीज की बेस के ऊपर, ठीक है। The mass differences between the fragments can be used to construct a partial amino acid sequence, which in turn can be used to search protein sequence databases or provide the means for cloning the genes। इसी तरह फिर दोबारा उसको सर्च किया जाएगा, जैसे पहले आप लोगों के साथ डिस्कस किया है प्रीवियस पैराग्राफ में भी कि उनको यूजिंग डेटाबेस सर्चिंग उसको यूटिलाइज किया जा सकता है और फिर उसको आगे फर्दर क्लोनिंग ऑफ जीन के लिए भी यूटिलाइज किया जा सकता है। सीक्वेंसिंग ऑफ प्रोटीन्स बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री हैज सेवरल एडवांटेजेस ओवर ट्रेडिशनल केमिकल एडवांटेजेशन। अब आपके यहाँ पर उसकी एडवांटेजेस बताई हुई हैं ओवर केमिकल मेथड। सबसे पहले क्या है कि इसके अंदर मच स्मॉलर अमाउंट, बहुत थोड़ी जो अमाउंट है वो हम इसके अंदर यूज कर मटेरियल की रिक्वायर्ड होती है और उसको हम इजीली उसके मैसेज को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा इसका फायदा ये है कि इसके अंदर हमें थोड़े से टाइम के अंदर जो है आपके पेप्टाइड के सीक्वेंस का पता लग सकता है यूजिंग टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री, जबकि एडमेंट डिग्रेडेशन के एक साइकिल को आवर्स चाहिए, काफ़ी घंटे चाहिए, और ये सिर्फ मिनटों में हमें बता देता है। तीसरा इसके अंदर ये है, ये आपका जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है ये एक टाइम पर मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड को, सेवरल पॉलीपेप्टाइड्स को इन अ मिक्सचर जो है उसको सीक्वेंस कर सकता है, ठीक है। अगर आप अगर उसको प्योरीफाई ना भी करें तो भी ये उसको सीक्वेंस कर सकता है, जबकि एडमेंट डिग्रेडेशन जो है वो एक टाइम पर एक ही सैंपल में से एक ही को रीड करता है। लास्ट इसके अंदर क्या है कि सबसे बेहतर इसका ये है कि अगर आप हमारे पास पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस के वजह से एन टर्मिनल अगर जो है वो मॉडिफाई हो जाए,
जो कि अक्सर कभी हो भी जाता है कुछ प्रोटीन्स में, तो आपके एडमिन डिग्रेडेशन के अंदर ये फिजिबिलिटी नहीं है कि वो उस मॉडिफाइड एंड टर्मिनल को किसी भी तरह से जो है वो यूटिलाइज कर सके, जबकि मैस स्पेक्ट्रोमीट्री जो है वो उसको यूटिलाइज कर सकता है, उसको डिटरमिन कर सकता है कि यहाँ पर कौन सा अमाइनो एसिड था। फॉर एग्जाम्पल, मैस स्पेक्ट्रोमीट्री कैन बी यूज टू डिटरमिन द सीक्वेंस ऑफ पेप्टाइड विच हैव ब्लॉक्ड एंड टर्मिनाई, ठीक है, सच एज पायरोग्लूटामेट। पायरोग्लूटामेट जो है वो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ ग्लूटामेट है, इन विच द साइड चेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप फॉर्म्स एन एमाइड बॉन्ड विद इट्स प्राइमरी अमाइनो ग्रुप, ठीक है, उसका साइड चेन का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ग्लूटामेट का, वो प्राइमरी अमाइनो ग्रुप के साथ ही अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से ये कॉमन यूकैरियोटिक पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन है, जिसकी वजह से एडमिन डिग्रेडेशन जो है वो नहीं हो सकती। और इसके अलावा जो है ग्लाइकोसाइलेशन है, फॉस्फोरिलेशंस हैं, जो कि एंड टर्मिनल के पहले रेजिड्यू पे होती हैं, वो इनकी वजह से डिटेक्ट हो सकती हैं, जबकि एडमिन डिग्रेडेशन की वजह से वो सैंपल जो है वो आगे कोई भी किसी भी तरह से यूटिलाइज नहीं हो सकते। इसलिए ये जो है काफ़ी हद तक यूजफुल है एज कम्पेयर टू अदर्स अदर टेक्निक। अब इसके बाद जो आगे एक पैराग्राफ है प्रोटियोमिक्स का, वो आप लोग पहले वैसे पढ़ चुके हो, ये एक दफ़ा दोबारा गो थ्रू हो जाना प्रोटियोमिक्स के पैराग्राफ से, ठीक है। अब इसके अलावा अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो।